Good evening to all of you. गुड इवनिंग। आज ये जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं सेशन। यस सुकुमार जी गुड इवनिंग, राकेश जी गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते बंटी जी। हाँ 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 बिल्कुल 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 आ जाइए। डॉक्टर पुरुषोत्तम जी नमस्कार, राधे राधे जी, कृष्ण कुमार जी, सुशीला जी गुड इवनिंग। आ जाइए सभी, जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, 2-5 मिनट के लिए, इसलिए आपको लॉग आउट किया था, वापस से लॉग इन कर दिया है। आ जाइए सभी। हाँ 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए आज का जो, हाँ सर वॉइस ओके, वॉइस डबल हो रही है, एक मिनट। हाँ अब देखिए एक बार, नमस्ते नमस्ते कमल जी, हाँ सरोज जी गुड इवनिंग, हाँ विष्णु जी हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ईशा जी नमस्ते, महेंद्र जी गुड इवनिंग। हाँ 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 नहीं आ रही, ओके। चलिए आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये भी केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। कार्बन और वह उसके यौगिक, मींस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि आपके सिलेबस में है, और कार्बन का स्ट्रक्चर्स और इसके जो एलोट्रॉप्स हैं, मतलब अपर ग्रुप वगैरह, वो सब हम इसमें देखते हैं, ठीक है। हाँ हाँ किशन जी काम कीजिएगा, एक बार है ना लॉग आउट होकर वापस से लॉग इन कीजिए, तो शायद उसका जो है ना नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा। हाँ हाँ और डबल, ओके। हाँ पूनम जी बिल्कुल इंग्लिश का भी करवाएंगे, जैसे ही सिलेबस होगा ये सब चीजें आपके एक पार्ट टू पार्ट चलते रहेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 कार्बन व इसके यौगिक, ठीक है। सबसे पहले, हाँ इंग्लिश का, हाँ पूनम जी करवाएंगे। कार्बन जो है, देखिए सबसे पहले जो बर्जीलियस नाम का एक साइंटिस्ट था, बर्जीलियस नाम के जो साइंटिस्ट थे, हाँ आनंद जी गुड इवनिंग। वर्जीलियस नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले कार्बन यौगिकों के बारे में बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवधारी स्रोत है, मतलब जो लिविंग थिंग्स है। हाँ फास्ट पढ़ो सर, हाँ हाँ कमल जी बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है। तो जो लिविंग बींग्स हैं, उनके लिविंग बींग्स से ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। मतलब जो लिविंग बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसी से कार्बनिक यौगिक बनेंगे, ये बताया था सबसे पहले बर्जीलियस ने 1815 में, ठीक है। कई बार एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन फिर भी ये नाम याद रखिएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बर्जीलियस ने बताया था, ठीक है। और इसका कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषण संभव नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल वे में आप इसको लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। और इसको इन्होंने बोला था जीव शक्ति सिद्धांत। क्या बोला था? जीव शक्ति सिद्धांत, ठीक है। फिर 1828 में एक साइंटिस्ट है, नाम था उनका वोलर। वोलर ने अकार्बनिक पदार्थों अमोनिया सल्फेट, पोटेशियम साइनाइड को गर्म करके प्रयोगशाला में, ये ध्यान रखिएगा इन्होंने क्या क्या किया था, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड, इनको गर्म करके सबसे पहले यूरिया को बनाया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया था, यूरिया को उन्होंने प्रयोगशाला में बनाया था। और यूज क्या क्या किया था, हाँ राम राम अशोक जी, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड। तो ये दो जो साइंटिस्ट हैं, कई बार इनमें से पूछ लेते हैं। हाँ अच्छा आवाज कुछ कम आ रही है आपको मेरा जी, अच्छा ठीक है। अभी एक बार मैं देखता हूँ क्या चेंजेस कर सकते हैं। अब एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं देखिए कार्बन के बारे में। कार्बन आप सभी जानते हैं नॉन मेटल्स है, मतलब एक ये अधातु है, ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है, 6, ठीक है। और एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा, द्रव्यमान संख्या होगी, द्रव्यमान संख्या कितनी होगी इसकी, 12, ठीक है। और ये आवर्त सारणी में आप देखेंगे तो वो आपने ब्लॉक वगैरह देखे होंगे ना, पी ब्लॉक बी ब्लॉक, तो इसमें पी ब्लॉक का मेंबर है काशी जाए शंकर प्रभु, कार्बन सिलिकॉन, है ना, याद आ रहा है कुछ तो ये कार्बन वाले ग्रुप में आते हैं ये, ठीक है। जब आप आवर्त सारणी में पी ब्लॉक को देखेंगे तब, ठीक है। मेन ध्यान रखिएगा क्रमांक 6 है, और इसका जो एटॉमिक एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, इंग्लिश में, हिंदी में परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान संख्या 12, ठीक है। हाँ आगे देखिए,
कार्बन परमाणु की विशेषताएं क्या होती हैं। इसमें है ना एक क्वेश्चन बार बार जो पूछा जाता है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु क्रमांक। ये मैं एक बार इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। देखिए मैं ज्यादातर पॉइंट पर उन टॉपिकों को कर रहा हूं जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, हम उसी पे एक बार बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो आपने देखा इसका परमाणु क्रमांक 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लिखा है ना 6 और 12, इसका क्या मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखिए। ये जो परमाणु क्रमांक है इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर इंग्लिश में। ठीक है, एटॉमिक नंबर ये किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के। मतलब जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इसका इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही इसका प्रोटॉन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा गौर से सुनिएगा इसको वापस से। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जितना होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। जैसे कार्बन में देखिए कितना है, ये 6, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, 6 होगा, प्रोटॉन भी इसका 6 होगा। ठीक है, और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन को निकालने का बहुत सिंपल सा है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी न्यूट्रॉन पूछा जाए तो ये जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो न्यूट्रॉन का होगा। क्लियर हो गया सभी के, है ना। एटॉमिक नंबर किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अच्छा एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखे हुए रहते हैं, है ना, तो जितना ये होगा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। और जब भी न्यूट्रॉन निकालना है तो आप क्या करोगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिएगा, पर द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसलिए मैंने आपको बताया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, एस में अधिकतम कितने जा सकते हैं, 2, है ना, तो इसलिए देखिए 1s2 2s2 6 नंबर पे है। हाँ गुड इवनिंग राकेश जी, हाँ ये भी आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कार्बन से रिलेटेड है। आपको सिर्फ क्लास में लास्ट तक बने रहना है। इसमें जितने इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं मैं उन पे ही डिस्कस करूंगा, और आपको उसी को एक कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट करते चलिए। ठीक है, हाँ दोबारा। अच्छा हाँ राहुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं एक बार वापस से क्लियर कर दूंगा, 2 मिनट, है ना। आगे देखिए, कार्बन के बारे में हमने भी स्टार्ट ही किया है ना राहुल जी। कार्बन का हमने देखा एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक और एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, 12। ठीक है, अब हमने ये देखा कि जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन होंगे। 6 है एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा और प्रोटॉन भी 6 होगा। बस इतना सा ध्यान रखिए। इसकी ज्यामिति देखिए समचतुष्फलकीय होती है, जिसमें चारों संयोजकताएं समचतुष्फल के चारों कोणों को इंगित करती हैं। समचतुष्फलकीय होती है, बस ये ध्यान रखिए। कोण कितने का बनाता है, 109 डिग्री। देख लीजिए 109 डिग्री 28, ये ध्यान रखिएगा एंगल कितने का बनाता है। ठीक है, कार्बन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति, श्रृंखलन मतलब आप देखिए इस तरह से देखिए, श्रृंखला बनाने की इसकी एबिलिटी होती है, मतलब 1 से 2, 2 से तीसरा, ऐसे जुड़ते जाते हैं। कार्बन में ऐसी एबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि देखिए कार्बन में हर एक कार्बन, ठीक है कि हाँ 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 बिल्कुल रेणुका जी मैं बता रहा हूं, हर एक कार्बन का अगर आप बैलेंस शेल देखेंगे तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहले में 2 फिर 4। तो इसकी एबिलिटी क्या है, अदर 4 के साथ जुड़ सकता है। कार्बन जो है वो अदर 4 के साथ जुड़ सकता है। देखिए ऐसे, अगर हम इसका हाँ देखिए एक मिनट आगे देखिए, ये कार्बन है, इसकी बैलेंसिंग में देखिए 1 2 3 4, ये 4 हाइड्रोजन से भी ऐसे जुड़ सकता है, ये 4 अदर एटम से भी जुड़ सकता है, तो इसकी 4 बैलेंसिंग होती है। इसलिए इसके अंदर श्रृंखलन मतलब कैटेनेशन, कैटेनेशन का मतलब होता है श्रृंखलन, मतलब श्रृंखला बनाता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे ही जुड़ता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्बन एक ऐसा तत्व है जो विद्युत धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के तत्वों से सहयोग कर सकता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज जो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ ही क्या कर सकता है, यौगिक बना सकता है, मतलब उनके साथ रिएक्शन दिखा सकता है। ठीक है, आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन लेकर लेकर स्थायित्वता प्राप्त करते हैं।
आयनिक यौगिक का कहने का मतलब आयनिक यौगिक की जो शब्द इसने यूज किया है इसका क्या मतलब है वो मैं बता देता हूं। देखिए बैलेंसिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। बैलेंस सेल की हम बात कर रहे हैं कार्बन की, ठीक है। ये किसी की भी आपको उसमें याद रखना है 2 8 8 का नियम, ठीक है। पहले में 2 पूरा फिल हो गया, अगले में चले जाएंगे। जैसे कार्बन, एक मिनट देखिए, 2 8 8 का नियम बताया मैंने। कार्बन के कितने हैं 6, तो पहले में कितने चले गए 2, अब कितने हैं 4। तब उसकी स्थिति क्या है 8 के लिए क्या है, या तो 4 दे दे या 4 ले ले। तो ये क्या है, दोनों स्थितियां इसके लिए पॉसिबल है, इसीलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से क्रिया करता है। और इसके ऊपर जब चार्ज आता है, हाँ सबसे ज्यादा जो इसमें मिलता है कार्बन के जो सबसे ज्यादा ग्रुप इस नेचर में मिलता है, उसका कारण ये कि इसकी बैलेंसिंग चार्ज है। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी और की निकालते हैं, जैसे नाइट्रोजन की निकाल रहे हैं, तो नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है 7 नंबर पे, है ना। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। तो नाइट्रोजन अगर 7 नंबर पे आ रहा है तो पहले में 2, अब कितने बचे 5। अब इसकी स्थिति देखिए, या तो 5 दे दे, क्योंकि इसको पूरा क्या करना है 8 8 पूरे करने हैं। तो क्या करना है, या तो ये किसी को 5 दे दे या 3 ले ले। कौन सा आसान है इसके लिए, 3 लेना। इसीलिए नाइट्रोजन पे -3 का चार्ज लगता है। समझ में आया आपके, आसान क्या है ना। जैसे देना या लेना, अगर वो दे रहा है तो प्लस, ले रहा है तो माइनस, ठीक है। क्लियर हो गया ये। आगे देखिए, अब इसमें ये वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन पूरे के पूरे 4 इलेक्ट्रॉन देता क्यों नहीं है या पूरे के पूरे 4 लेता क्यों नहीं है। तो इसकी बैलेंसिंग चार्ज थी ना, तो ये क्या करता है, पूरे के पूरे देता क्यों नहीं है और लेता क्यों नहीं है। हाँ अच्छा भारती जी एक बार रिपीट कर दूं, एटॉमिक नंबर याद करने होंगे। देखिए आपको याद नहीं करना, आपके सिर्फ कार्बन है, मैंने समझाने के लिए बताया था ताकि आपको समझ में आए कि बैलेंस सेल हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। परेशान नहीं हुई, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बैलेंस सेल निकालते कैसे हैं। भाटी जी मैंने जो बताया वो ये है कि जब भी बैलेंस सेल निकालते हैं तो उसका रूल ये होता है 2 8 8। मतलब आप इस तरह से समझिए, 3 कमरे हैं जिसमें पहले में सिर्फ 2 जने बैठ सकते हैं, उसके बाद 8 8 का ग्रुप चलता है, ठीक है। तो कार्बन की क्या है 6 नंबर पे है, मतलब 6 है, तो पहले में 2 चले गए, अब कितने हैं 4, तो दूसरे में 4 गए। अब उसकी व्यवस्था क्या है 8 पूरा करने के लिए कि या तो 4 और लेके आए या ये चारों के चारों हट जाए। तो 4 अगर वो किसी को दे दिया मान लो, तो प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर 4 ले लिया तो वो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो लेकिन कार्बन ये दोनों कंडीशन नहीं कर सकता। उसका कारण क्या है, देखिए अगर ये 4 के 4 किसी को दे देता है, ठीक है, तो अगर ये 4 के 4 दे देता है तो इसका जो प्रोटॉन, अच्छा आपको पता है नाभिक, हम जब बात करते हैं एक एटम की, तो एटम में आप लोगों ने बहुत बेसिक सा पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ घूमते हैं, जो न्यूक्लियस होता है उसका केंद्र होता है, उसमें 2 चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अगर उसने 4 के 4 किसी को दे दिए, ठीक है, तो जहां पर उसके नाभिक में पहले कितने थे 6 प्रोटॉन, अब कितने रह जाएंगे 2। हाँ कितने रह जाएंगे 2, जो कि संभव नहीं है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए वो 4 और ले ले किसी से, तो अब उसके पास कितने थे 6 प्रोटॉन, लेकिन अब कितने हो जाएंगे 4 और आ गए तो 10। तो जब कैपेबिलिटी 6 की है तो 10 को नहीं रख सकता। अब मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं, देखिए कि थोड़ा सा अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो मैं क्लियर करवा देता हूं। देखिए ये देखिए, ये बाहर बाहर तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये जो बीच में न्यूक्लियस है इसमें होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसके कार्बन में, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो 6 है तो पहले में 2, तो इसके 2 तो इलेक्ट्रॉन चले गए। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितने इसका एटॉमिक नंबर होगा, जैसे 6 एटॉमिक नंबर है तो 6 के 6 ही इसके प्रोटॉन होंगे, 6 के 6 ही इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस में इसके पास कितने हैं 6 प्रोटॉन, कितने हैं 6 प्रोटॉन है।
अब अगर मैं 4 दे देता हूं तो 10 हो जाएंगे, तो वो भी ये नहीं संभाल सकता। और अगर 6 में से 4 निकाल दिया तो 2 बच जाएंगे, वो भी नहीं कर सकता। तो ना तो ये 4 ले सकता है ना दे सकता है। तो इसके लिए इसने क्या काम किया कि इसने एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया, शेयर करना। मतलब एक से दूसरे एटम के साथ ये अपना इलेक्ट्रॉन साझा करके, जैसे हम बिजनेस करते हैं ना, 2 या 2 से ज्यादा लोगों से मिलके, इसने वैसे बिजनेस करना शुरू किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब इसने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें इसने क्या किया देखिए, हाँ इसने सहसंयोजी आबंध बनाने शुरू किए। सहसंयोजी आबंध का मतलब होता है जब दोनों जने, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन की आप एक बार देख लीजिए, आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। इसने क्या किया, बिजनेस के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 50,000 रुपए मिला है तो सामने वाला भी 50,000 रुपए मिलाएगा, ठीक है, तभी बिजनेस होता है। सेम इसमें क्या होता है, अब देखिए ये रहा कार्बन, अब इसके पास ये 4 है, चार चार जगह ये क्या कर सकता है, 4 जगह ये आपस में साझा कर सकता है। हाइड्रोजन की क्या कंडीशन है, हाँ पार्टनरशिप, बिल्कुल। हाइड्रोजन की नंबर कितना है, 1। अब उसको बैलेंसिंग के लिए कितना चाहिए, एक और, क्योंकि 2 में बैलेंस हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा था, या तो पहले में 2 पूरा होना चाहिए, नहीं तो 8 पूरा होना चाहिए। तो हाइड्रोजन आता है कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। तो इसके पास कितना है, 1। तो ये कहता है यार मैं तो देख एक ही एक साझा कर सकता हूँ तेरे साथ, एक एक ही कर सकते हैं अपन बिजनेस, 1-1 रुपए का ही। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक एक का क्या कर देते हैं, आपस में साझा कर देते हैं। मतलब एक दूसरे को ये एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर देते हैं। तो देखिए इसके तो 2 पूरे हो गए हाइड्रोजन के, लेकिन बाकी के लिए तो ये क्या करता है, ऐसे ही 3 और हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेता है एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास तो 4 थे, 1 2 3 4। देखिए क्रॉस वाले चारों कार्बन के हैं और हाइड्रोजन के एक एक। तो ये जो साझा किया तो इन हाइड्रोजन का तो पूरा हो ही गया, साथ के साथ ये जो 8 हैं इस पे कार्बन का भी तो है हक, दोनों का हक है। तो इसीलिए साझेदारी से दोनों का काम बन गया। तो इस तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में ये क्या करते हैं, एक दूसरे को साझा में दे देते हैं। इसी को कहते हैं सहसंयोजी आबंध। तो ये ना तो लेता है ना देता है, ये क्या करता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है सहसंयोजी आबंध बनाएगा तो इसके कारण ये जो, हाँ इसके बीच में बहुत गैप रहता है, तो इसके गलनांक क्वथनांक बहुत कम होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। कार्बन के अपर रूप कार्बन के जो अपर रूप हैं, इसका मतलब हम देखते हैं एलोट्रॉप्स। कार्बन किस किस रूप में पाया जा सकता है, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा आपको आपके जो क्वेश्चंस आने शुरू होंगे वो मैं बताऊंगा कैसे। अब सबसे पहले देखिए कार्बन को 2 फॉर्म में बांटा है, ठीक है। कार्बन का क्रिस्टलीय फॉर्म कौन कौन से हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन, ठीक है। अक्रिस्टलीय में कौन कौन से हैं, कोल है, कोक है, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, गैस कार्बन और कांचन, ठीक है। हाँ क्रिस्टल और अक्रिस्टल, ठीक है। हाँ 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 इनको जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके। कार्बन के एलोट्रॉप्स की हम बात कर रहे हैं, है ना, क्रिस्टल फॉर्म में और नॉन क्रिस्टल फॉर्म में। तो क्रिस्टल फॉर्म में से 3 हैं, हीरा, डायमंड, है ना, ग्रेफाइट और फुलरेन। अब हम इसे क्रिस्टलीय फॉर्म का देखते हैं। क्वेश्चन देखिए इसमें से, इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आता है वो कोई ऐसा नहीं है कि आपसे वो केमिस्ट्री का वो पूरा स्ट्रक्चर बनवाएगा, कुछ भी ऐसा। वो सिंपल सी चीजें पूछेगा, जैसे इसमें आबंध कौन सा बनता है, सहसंयोजी आबंध। कार्बन के अपरूप इनके बताइए गलनांक क्वथनांक कितने होते हैं, ज्यादा या कम, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है। वो तो मैं आपको समझाने के लिए कि ये बैलेंस सेल क्या होता है, ये कैसे आया, थोड़ा सा समझाया, ठीक है। आगे देखिए, सबसे पहले हीरा देखिए। हीरा जैसा कि हम जानते हैं, जो वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में सबसे जो ठोस पदार्थ है वो क्या है, सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो कौन सा है, हाँ एपोट्रोप्स मींस, हाँ एपोट्रोप्स, एलोट्रोप्स, है ना। एलोट्रोप्स मींस होते हैं, या आप ये देखिए अपर रूप जिसको बोला है, अपर रूप क्या होते हैं या एलोट्रोप्स क्या होते हैं, जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो। जैसे ये हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेन, ये तीनों कार्बन से बने हैं, केमिकल फॉर्मूला
कार्बन ही है, लेकिन स्ट्रक्चर सबके अलग अलग है। क्लियर? अब हम आते हैं सबसे पहले डायमंड पे। ध्यान रखिएगा, जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है वो ग्रेफाइट ही माना जाता है, सॉरी डायमंड माना जाता है। इसका उपयोग पत्थर काटने की मशीनों में किया जाता है। सोचिए कितना स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। ये अत्यधिक, और ये बनता कैसे है? कोयले की खानों में मिलता है। कोयले की खानों में जो बहुत ज्यादा हीट और टेम्परेचर जब पड़ता है, आपने देखा होगा ना, कई बार न्यूज़पेपर में आता है कि फलाना कोयले की खानों में से इतना बड़ा डायमंड मिला। तो ये मिलता में नहीं सुनी, सुनी, ओके, टर्म्स को इंग्लिश में भी बता दीजिए। हाँ रेणुका जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जितने टर्म, जैसे एलोट्रॉप्स आपको बताया, एलोट्रॉप्स, अच्छा इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ, ठीक है। एलोट्रॉप्स आर दोज मटेरियल्स, दोज आप कह सकते हो, दोज काइंड ऑफ कंपाउंड व्हिच हैव द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे बट केमिकल फार्मूलाज आर सेम। हाँ, हीरा तो कोयले की खानों में मिलेगा, बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल सही कहा है। तो उसके बनने का कारण क्या होता है? अत्यधिक दाब, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ध्यान रखिएगा, पत्थर काटने की मशीन में इसका उपयोग करते हैं। तो सोचिए, जब हम पत्थर काटने की, हाँ, अच्छा, वो थोड़ा सा समझ में क्या लिख रहे हैं, थोड़ा क्लियर लिखिए एक बार, है ना। तो पत्थर काटने की मशीन में उपयोग कर रहे हैं, तो सोचिए कि कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, कितना स्ट्रॉन्गेस्ट वो बना रहा है। आगे देखते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब विद्युत इनमें से पास नहीं हो सकता। ये इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी कार्बन फ्री नहीं होता है इसमें, ठीक है, कोई भी कार्बन फ्री नहीं होता, इसलिए विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। अत्यधिक कठोर होता है, अभी हमने बात की, बहुत ज्यादा कठोर होता है, बहुत ज्यादा सॉलिड फॉर्म में होता है ये, ठीक है। और हाँ, रेणुका जी, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो इंग्लिश में नोट्स का था वो लगभग आपको कल से परसों तक आज बुक्स अवेलेबल करवा दी गई है। 1 से 2 दिन में मैं वो पूरे पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, है ना। तो जो इंग्लिश के नोट्स हैं उसकी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च ताप एवं दाब पर उपचारित करके संश्लेषित किया जाता है। ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि हम डायमंड का उपयोग कहां कहां करते हैं? चट्टाने और पत्थर काटने की मशीनों में। सोचिए कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है ये, ठीक है। अब हम आते हैं ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट में से बहुत तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो ग्रेफाइट्स में आप ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट शब्द जो है, हाँ हाँ हाँ, ग्रेफो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना। आपने पेंसिल की देखी हुई, जो काले कलर की निब वगैरह होती है, वो सब ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। ग्रेफाइट से देखिए, दे रखा है, पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो षटकोणीय वलय संरचना होती है। षटकोणीय वलय संरचना मतलब ये क्या होता है? एक वलय की फॉर्म में होता है, ठीक है, राउंडेड शेप में होगा, लगभग इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको दिखा देता हूं। और इसमें भी क्या होता है, इसमें बस एक चीज ध्यान रखिएगा, इस तरह से देखिए, इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से एक कार्बन हमेशा इसका फ्री रहता है। एक कार्बन हमेशा फ्री रहने के कारण ही डायमंड क्या था? इंसुलेटर, मतलब विद्युत का कुचालक। इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं हो सकती थी, है ना, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अच्छा हाँ, प्रगति जी, अच्छा शायद रेणुका जी भी ये लिख रहे थे, सह संयोजी संबंध। ये एक्चुअली बॉन्डिंग का है, सह संयोजी का। मैं आपको देख के बताऊंगा सह संयोजी का क्या होता है। आई थिंक इसका शायद, एक मिनट मैं बीच में लेता हूं इसको, सह संयोजी को एक बार इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसका एक जो कार्बन होता है वो हमेशा फ्री होने के कारण, एक कार्बन फ्री होने के कारण ये विद्युत का सुचालक है, कंडक्टर है। ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो कंडक्ट कर सकता है कौन? ग्रेफाइट। ये ध्यान रखिएगा, इसका जो स्ट्रक्चर है षटकोणीय वलय संरचना होती है। ये दुर्बल बंध बनाता है, मतलब वीक बॉन्डिंग बनती है इसकी, ठीक है। और ये सिर्फ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है, एक कार्बन फ्री रहता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि एक कार्बन इसमें हमेशा फ्री रहता है, ठीक है। तो कहां गया फिर से ये, एक कार्बन इसमें फ्री रहने के कारण ही
कार्बन का, हाँ ग्रेफाइट का, हाँ कोवेलेंट बॉन्ड, यस राम जी ने बिल्कुल सही बोला है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं उसको, कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं ना, सह संयोजी संबंध को कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। अब इतनी सारी टर्मिनोलॉजी है ना कि कई बार निकल जाता है दिमाग से, ठीक है। तो कोवेलेंट का मतलब है कि जो शेयरिंग करके जो शेयरिंग के साथ जो प्रोसेस किया जाता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, फाइल को एक बार निकाल लेते हैं, थोड़ा फाइल में कुछ इशू हुआ है तो मैं फाइल को देख लेता हूँ कहाँ गया। तो फिर उसी से स्टार्ट करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। फाइल थ्री तक का तो है, एक्चुअली फाइल्स का कुछ इशू हो रहा है। हाँ एक मिनट, हाँ सर फर्स्ट मिनट को क्लिक करो, फर्स्ट वाले पे, हाँ बट इस स्टैंडर्ड पे देख रहे हैं, हाँ आ गया आ गया, वो एक्चुअली नेम मेंशन नहीं था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ गया इसमें। एक वापस से लेते हैं इसको, हाँ हम ग्रेफाइट का देख रहे थे। अच्छा इसमें से आपको ये चार्ट अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो गया गोपाल जी, हो गया है। तो इसमें आप ये वाला चार्ट अच्छे से कर लीजिएगा कि इसमें से आपको हीरा और ग्रेफाइट, इसका तीन है वैसे, डायमंड ग्रेफाइट और फुल रिंग, लेकिन डायमंड और जो ग्रेफाइट है इसका ये जो डिफरेंस है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो एक बार ये वाला पार्ट आप कर लीजिएगा। इसमें जैसे देखिए विद्युत की चालकता, कंडक्टिविटी, ये इसका कंडक्ट नहीं कर सकता डायमंड, अभी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये पूरी तरह से सारे कार्बन जो होते हैं वो दूसरे कार्बन से अटैच होते हैं, कोई भी फ्री नहीं होता, जबकि इसमें एक कार्बन फ्री होने के कारण ये कंडक्ट कर सकता है। विशिष्ट घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी, हीरे की डेंसिटी देखिए 3.51 है, इसकी 2.25 है, ठीक है। ये सबसे सर्वाधिक कठोर है, पूरे नेचर में सबसे ज्यादा कठोर होता है, ठीक है। ये मुलायम और चिकना होता है, इसका भौतिक अवस्था रंगीन और पारदर्शी है, जबकि चमकदार है, अपारदर्शी है और काले रंग का होता है। इसकी चतुष्फलकीय होती है, इसकी षटकोणीय होती है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पे, फुल रिंग। फुल रिंग जो था, ये इसमें जो सबसे पहला स्ट्रक्चर मिला था उसमें लगभग 60 कार्बन थे, 60 कार्बन थे, और उनका स्ट्रक्चर जो था मिला के फुटबॉल जैसा था, ठीक है। इसीलिए फुलरिन को बकमिंस्टर फुलर के नाम पे उसको नाम दिया गया फुलरिन, ठीक है। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोजा था, एच.डब्ल्यू. प्रोटो, ई. स्माइली तथा आर.एफ. कर्ट। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पे, ये नाम याद रखिएगा, बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम इन्होंने फुलरिन रखा था। क्या रखा था? फुलरिन इसका नाम रखा था, ठीक है। बकमिंस्टर फुलर के नाम पर, ठीक है, इसका नाम फुलरिन रखा। और जो सबसे पहला मिला था उसमें कितने कार्बन थे? C60, C60 मतलब 60 कार्बन थे, ठीक है।
और अभी हमने उनका घनत्व देखा था, ठीक है। इसका इसका जो बंध लंबाई है वो लगभग 1.40 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। ये भी विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं हो सकती, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है। अभी आपको बताया था ना, फुल रिंग फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको बकी बॉल भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसलिए इसको बकमिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फुल रिंग रखा गया। C60 याद रखिएगा, वहां पर दे देंगे, जैसे C60 C65 से स्टार्ट होने वाले कार्बन के अपरूप कौन से हैं, एलोट्रॉप्स कौन से हैं, तो आप ध्यान रखिएगा फुल रिंग, ठीक है। हाँ, अब हम आते हैं, देखिए ये हमने देखा इसके क्रिस्टलीय फॉर्म, अब हम देखेंगे अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय में देखिए सबसे पहले जो है वो है कोयला, ठीक है। कोयले में ये वाला पार्ट, कोयला आप सब जानते हैं, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। बट ये ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चंस लगभग बहुत पूछे जाते हैं कि कार्बन सबसे ज्यादा कार्बन कोयले के कौन सी फॉर्म में है। चारों याद रखिएगा, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पिट, ठीक है। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा होता है, इसमें कार्बन होता है लगभग 94 से 98%, ठीक है। विटामिन्स में 78 से 86, लिग्नाइट में 60 से 70%। सबसे खराब जो क्वालिटी होती है वो पिट की होती है, सिर्फ इसमें 50 से 60% कार्बन ही मिलता है। ये वाला इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अच्छा, जो मैं इंपॉर्टेंट लगवाते जा रहा हूं, मैंने कल भी हर बार कहता हूं कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको नोट करते चलिए, ठीक है। तो वो चीजें आपको क्या होंगी, बाद में आपको परेशानी नहीं आएगी इन चीजों की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4। एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट कोयला होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पे, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जो एलपीजी होती है हमारे घरों में भी काम में आती है, ठीक है। एलपीजी जो है, इसमें जो मेन जो चीज है वो देखिए क्या है, ये दो गैसें होती है, प्रोपेन व ब्यूटेन। मुख्य रूप से कौन सी दो गैसें, प्रोपेन व ब्यूटेन। ये ध्यान रखिएगा, इन दो गैसें का इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अनुपात वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस आपको ये ध्यान रखना है गैसें कौन सी हैं इसमें दोनों, वो ध्यान रखिएगा बस, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। प्रोपेन और ब्यूटेन, ये दो गैसों का ध्यान रखना है। इसे घरेलू ईंधन के रूप में भी काम में लिया जाता है, औद्योगिक कार्यों में भी काम में लिया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से इसमें अप्रिय गंध वाला पदार्थ एथिल मर्कैप्टेन मिलाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें सुरक्षा के लिए अप्रिय गंध वाला पदार्थ मिलाते हैं जिसका नाम है एथिल मर्कैप्टेन, ठीक है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन ये मेन उसके कंपोनेंट्स हैं जिससे मिलकर के आपका एलपीजी बना होता है। इन सुरक्षा के लिए इसमें हम क्या मिला देते हैं, एथिल मर्कैप्टेन, ठीक है। अब आते हैं गोबर गैस पे, ठीक है। इसमें बस आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या क्या, बस ये पूछ लेगा इसमें से कौन सा पदार्थ है जो कि बायोगैस का संगठक नहीं है, या जो बायोगैस में नहीं मिलता, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स में कौन सा नहीं आएगा, तो देखिए मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जल व अन्य गैस है। अब अगर उसमें इसमें मैथेन की जगह एथेन दे दिया तो एथेन नहीं मिलेगा इसमें, है ना। तो इसका ये वाला पार्ट ध्यान रखना है आपको, मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा जल व अन्य गैसें इसमें मिलती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन नाम से पता चलता है, जब कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर कोई भी पदार्थ बनेगा, मटेरियल बनेगा, कंपाउंड बनेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन हम उसको बोलेंगे, ठीक है। हाँ, और इसमें देखिए, इसमें हाइड्रोकार्बन का कुछ भी ऐसा नहीं है। अब देखिए हम एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक का देखिए, ये जनरली ऐसे कार्बनों का स्ट्रक्चर्स होता है जो लगभग एक खुली हुई संरचना वाले होते हैं, जबकि एरोमेटिक जो होता है वो एक बंद श्रृंखला बनाता है, मतलब एक क्लोज्ड, ठीक है ना, क्लोज पार्ट बनाएगा, ठीक है। और इसके एग्जांपल है बेंजीन, ठीक है। अब हम एक बार इसको इस तरह से आप देखिएगा, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये आ गया हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में अगर अचक्रीय हाइड्रोकार्बन है, मतलब अचक्रीय मतलब अगर उसका पूरी तरह से खुला हुआ है, ठीक है, बंद नहीं है, ठीक है। चक्रीय मतलब साइक्लिक, ये नॉन साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ठीक है। ये नॉन साइक्लिक है, ये साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब देखिए चक्र के रूप में है ना, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया,
है ना। तो पहले हम देख लेते हैं इसको, अचक्रीय है ना, नॉन साइक्लिक। इसमें दो हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का मतलब ये समझिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और याद नहीं हो तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, संतृप्त का मतलब है जिसमें सिंगल बॉन्ड मिले। सिंगल बॉन्ड समझ गए, ये देखने को मिलेगा। अभी 1 मिनट में आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, देखते रहिए। ये देखिए, संतृप्त का मतलब है सिंगल बॉन्ड, और इन सब के पीछे क्या लगेगा, एन। क्या लगेगा, एन। एन जैसे देखिए, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, एन। समझ रहे हैं, एन है ना। सिंगल बॉन्ड है तो एन। असंतृप्त का मतलब, हाँ, एकल बंध, यस, एकल बंध हिंदी में बोलेंगे तो एकल बंध पाया जाता है इनके बीच में। जैसे हमने देखा था ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक, समझ रहे हैं, सिंगल बंध, एकल बंध मिलेगा। और जो असंतृप्त होते हैं उनमें मिलता है डबल बॉन्ड, जिसके पीछे ईन लगेगा। अच्छा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ईन, ई एन ई, इंग्लिश में लिखेंगे तो ई एन ई लगा देंगे। जैसे ये एथेन है तो ये एथीन, ठीक है। या फिर ट्रिपल बॉन्ड, इसमें आइन, ट्रिपल बॉन्ड में आइन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखते चलिए। जैसे डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे इसमें, देखिए एथीन, एथीन, प्रोपीन, और इसका एसिटिलाइन, प्रोपेलाइन, आइन आइन जोड़ना है। तो अब मेरे हिसाब से शायद क्लियर हो गया होगा। एकल बंध, सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले मिलेंगे, मतलब द्विआबंध और त्रिआबंध मिलेंगे, उन्हें हम कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हम इस वाले में आते हैं, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं साइक्लिक वाला। साइक्लिक वाले में जब आप देखते हैं तो इसको दो भागों में बांटा है हमने। दो भाग कौन कौन से देखिए, एक तो है इसका एलिसाइक्लिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक का मतलब ये जलाने पर धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं, मतलब जो धुआं जल रहा है उसी की ज्वाला में दिखाई देंगे। हाँ, एथेन का डबल बॉन्ड किया तो एथीन, ट्रिपल बॉन्ड किया तो एथाइन। मैं एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। और एरोमेटिक में देखिए, इनको जब जलाएंगे तो काले धुएं के साथ जलते हैं। किसके साथ जलते हैं, काले धुएं के साथ जलते हैं, ठीक है। ये देखिए, इनमें ध्यान रखिएगा, ये काले धुएं के साथ जलेंगे, जबकि ये जो ज्वाला है उसी के हिसाब से ये जलेंगे। प्लस इसमें देखिए, इसमें ये डबल बॉन्ड मिलेंगे आपको। ये बेंजीन का उदाहरण है, बेंजीन, और जबकि इनमें सारे सिंगल बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है। इनमें सारे सिंगल बॉन्ड, मतलब, हाँ जगदीश हेलो, इनमें सारे एकल बंध भी आपको मिलेंगे। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, इससे ऊपर वाले का। ये वाला जो था हमारा एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बोला, सिंगल है तो एन लगाना है, जैसे एल्केन है तो एल्केन, डबल बॉन्ड में इन लगाना था तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो एल्काइन। अब आप सभी एक कीजिए, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया प्रोपेन। प्रोपेन के तीनों बनाइए, एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध। फटाफट मैसेज दीजिए क्या बनेगा। प्रोपेन का द्विबंध में क्या बनेगा और त्रिबंध में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड में क्या बनेगा और ट्रिपल बॉन्ड में क्या बनेगा। आपके हिंट के लिए मैं आपको एक चीज में बता देता हूं कि जो डबल बॉन्ड्स होंगे, डबल बॉन्ड में हम क्या लगाएंगे, इन, ट्रिपल बॉन्ड में आइन, और सिंगल बॉन्ड में क्या लगाएंगे, एन, ठीक है। तो मेरे पास शब्द क्या है, प्रोप, हिंदी में बोले तो प्रोप। अब इसका बनाइए, क्या क्या बनेगा। हाँ, सबसे पहले, हाँ बिल्कुल, फैजान जी ने भेजा है, भाटी जी ने भेजा है, बिल्कुल, प्रोपाइन, यस, फैजान जी का बिल्कुल करेक्ट है। हाँ भाटी जी, आपका भी सही है, प्रोपेन, हाँ प्रोपाइन, हाँ प्रोपाइन, हाँ। बस वाई एन ई लगा दीजिएगा इसमें। इंग्लिश में अगर आप लगाएंगे तो आइन को ऐसे लिखते हैं, वाई एन ई, इन को लिखेंगे ई एन ई, ठीक है। और एन को तो आप लिख सकते हैं, ए एन ई लिख दीजिएगा, है ना। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हमने इनका स्ट्रक्चर देखा। अब हम इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं।
पॉली या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पॉलीसैचुरेटेड है, ठीक है, ये कोई आपके काम का नहीं, क्रियात्मक समूह वगैरह। हाँ, अब इसमें आएंगे हम, देखिए अब ये जो क्रियात्मक समूह है इसको आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है, बस आपको इसमें ग्रुप में देखना है, ग्रुप में। हाँ, प्रोपाइन प्रोपाइन प्रोपाइन, बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रोपाइन। अब देखिए इसमें COOH कार्बोक्सिलिक, आपसे वो मैं फिर कह रहा हूं, आपको केमिस्ट्री में वो स्ट्रक्चर नहीं बनवाने वाला है, वो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे अब ये कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक में क्या ग्रुप आता है? COOH, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। नाम में ही आंसर है, देखिए कार्बोक्सिलिक COOH। सल्फोनिक, सल्फोनिक SO3H, सल्फोनिक में सल्फर आ रहा है ना, हाँ सल्फर। ऐसे देखिए एमाइड, एमाइड NH2 एमाइड का NH2। हैलाइड, हैलाइड में हेलोजन फॉर्म, हेलोजन के लिए X, हेलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, हेलोजन ग्रुप। एल्डिहाइड में CHO, एल्डिहाइड में क्या यूज करते हैं? CHO। कीटोन में C डबल बॉन्ड O यूज होता है, साइनाइड में CN होता है, आइसोसाइनाइड में NC। देखिए साइनाइड में CN और आइसोसाइनाइड में NC, ठीक है। अल्कोहल में OH और थायरो अल्कोहल में SH और एमिनो में NH2 ग्रुप, एमिनो में NH2। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो मैं बता देता हूं आपको। वो आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे दे सकता है, CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। अब बताइए इनमें से कौन सा ग्रुप है? निम्न में से ग्रुप पहचानिए। 4 ऑप्शन दे दिया आपको, ये पहला ऑप्शन था, ये देखिए मैं ऐसे दे देता हूं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब बताइए इनमें से कौन सा ग्रुप है? हाँ बिल्कुल, राम जी ने बोला है अल्कोहल और यस यस BOC लॉक करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आंसर्स आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मेघा जी वेरी गुड। हाँ केमिस्ट्री भी काफी अच्छी पकड़ है आप लोगों की। यस कार्बोक्सिलिक है ना, अल्कोहल होता तो सिर्फ OH होता, समझ रहे हैं? डॉक्टर गोविंद जी गौर से देखिए, अगर अल्कोहल होता तो सिर्फ OH होता कार्बन के साथ, ये वाली स्थिति होती, ये स्थिति नहीं होती। इस तरह से होता तो अल्कोहल होता, लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड O लग गया तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? COOH, ठीक है। अब मैं एक और बना रहा हूं, गौर से देखिएगा, 1 2 3 डबल बॉन्ड। अब ये कौन सा ग्रुप है? हाँ कोशिश कीजिए, कार्बोक्सी और हाँ हाँ कोशिश कीजिए आप लोग। यस गोपाल शर्मा जी बहुत बढ़िया, राम जी बिल्कुल 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 मान गए, बहुत। गोपाल जी, आरती जी यस, ईशा जी, खुशबू जी यस, राम जी बिल्कुल कीटोन है। हमेशा ध्यान रखिए जब भी ये बीच में आएगा दूसरे नंबर पे तो कीटोन होगा, लेकिन अगर ये पहले नंबर पे होता, ये पहले नंबर पे होता, तब ये क्या होता? तब ये क्या होता? अगर ये पहले नंबर पे होता तो क्या होता? कोशिश कीजिए एक बार। यस खुशबू जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। यस बिल्कुल एल्डिहाइड। अगर ये फर्स्ट नंबर पे होता तो 2 और 1 3 चौथे बैलेंसिंग के लिए आपको हाइड्रोजन लगाना पड़ता, और जैसे ही आप हाइड्रोजन लगाते तो ये किस में चला जाता? एल्डिहाइड में। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अब आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रुप है, नहीं प्रियंका जी, नहीं कीटोन नहीं हो सकता, क्योंकि पहले नंबर पे सिर्फ डबल बॉन्ड O पे नहीं छोड़ सकते आप, बैलेंस के लिए आपको हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। बैलेंस तो करेंगे ना, इस कार्बन की बैलेंसिंग 4, तो 4 के लिए 2 और 1 3, 1 2 3 चौथे के लिए हाइड्रोजन लगेगा। समझे क्या दिक्कत है? बैलेंसिंग के लिए, और जैसे H लगाई एल्डिहाइड हो गया। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिए, ये जो ग्रुप है इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, स्ट्रक्चर नहीं बनवाता कोई भी। अच्छा, अरे बिल्कुल फैजान,
बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को पुरानी यादों में लेके चले गए वापस से, बहुत पुरानी यादों में हैं। चलिए, उस टाइम के कुछ टीचर्स होंगे जो आज भी आपकी मेमोरी में क्लिक कर गए होंगे, नहीं यार वो सर या टीचर्स थे या मैम थी। रियली में लाइफ में मेरा ये मानना है कि सबसे अच्छी यादें जो होती हैं वो शायद टीचरों के साथ ही होती हैं, जिनको हम तब समझते हैं जब वो हमारे जीवन में नहीं होते, क्योंकि जब वो होते हैं तब हम उनकी वैल्यू नहीं कर पाते। चलिए, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ 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 बिल्कुल। तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं थोड़ा सा। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं। अब मैं आपको एक और फॉर्मेट दिखा देता हूँ इसमें। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अब देखिए, नामकरण जो मतलब लिखने का जो तरीका है, यह सही बात है सर जी। अब देखिए इसमें से, तो नामकरण की इसकी 3 पद्धतियां हैं। पहली है रूढ़ पद्धति, मतलब जो पहले का सिस्टम चला रहा है, जो नाम दे दिया उसी हिसाब से चल रहा है। फिर आया व्युत्पन्न, डेराइव सिस्टम, मतलब उसको डेराइव किया गया कि कार्बन से आया है, ऑक्सीजन से आया है, किस से आया है। फिर आई आईयूपीएसी, जो आज आप लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री को, आईयूपीएसी वाली है, ठीक है। तो रूढ़ पद्धति मतलब जो पहले से चली आ रही है, उसकी कुछ एग्जाम्पल हैं। ये वो एग्जाम्पल हैं जो कि ये जनरली एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। जैसे हमें मैथेन का पता है CH4, ठीक है, तो इसको मार्स गैस भी बोलते हैं रूढ़ नाम में, है ना। और ये दलदल वगैरह से प्राप्त होती है। मर्शी एरिया होता है ना, दलदल का मर्शी एरिया, तो मर्शी से ध्यान रखिएगा, मार्स गैस निकलती है, ठीक है। CH3OH, OH आ गया, एल्कोहल ग्रुप आ गया इसमें। तो ये लकड़ी के भंजर कांच उनसे मिलता है, कांच स्प्रिंट वगैरह में काम में आता है। रूढ़ नाम इसका कांच स्प्रिंट बोलते हैं, सॉरी, है ना। फिर CH3COH, एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल सिरके के लैटिन नाम से आया हुआ है ना, तो एसिटम से लिया गया है। ऐसे इसका फार्मिक अम्ल है जो कि चींटी से मिलता है। फार्मिक अम्ल का स्ट्रक्चर देख लीजिए, HCOOH, ठीक है। CH3 लग गया तो एसिटिक हो गया, जो सिरके में काम आएगा खट्टे के लिए। ऐसे COOH, COH, CH3 ये लैक्टिक होता है, जो कि दूध में मिलता है, ठीक है। तो आपसे वो क्या पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा, ये स्ट्रक्चर दे दिया और ये 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो बस आपको ये पहचानना है, लैक्टिक है, फार्मिक है, एसिडिक है या कास्ट है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो रूढ़ पद्धति की बात हो गई, ठीक है। इसमें बस हाँ एक चीज और देख लीजिएगा, आइसो और नियो, ये शब्द हम कहां लगाते हैं, तो इसमें ये ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर देख रहे हैं लास्ट में अगर इस तरह से एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं, देखिए, हाँ 1 मिनट देखिए यहां पर। अब इसमें देखिए, जैसे इसमें ये वाला जो इस तरह से लास्ट में जब छोड़ दिया गया, तो इनको आइसो ग्रुप में बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? आइसो ग्रुप में बोलते हैं। और जब ये पूरी तरह से कार्बन फिल हो गया, यहाँ पर कार्बन पूरी तरह से फिल नहीं हुआ था, ये पूरी तरह से फिल होकर के डैश ऐसे लगा हुआ है, तो उसको नियो ग्रुप कहते हैं, ठीक है। आइसो और नियो। नेक्स्ट, व्युत्पन्न पद्धति में कार्बन यौगिकों का नामकरण। अब ये नामकरण हम देख लेते हैं एक बार, ये व्युत्पन्न पद्धति के हिसाब से है। इसमें देखिए, जैसे इसमें 1 2 3 और ये 2 पे लग रहा है, तो ट्राई मेथिल मेथेन बोला है इसको। इसमें से आपके ये कार्बोनिल ये स्ट्रक्चर्स वगैरह जो आपके काम के, मैं बस वही बताऊंगा, इसको आप रहने दीजिएगा। ये आईयूपीएससी वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत हार्ड पूछ लिया तो आईयूपीएससी का पूछ सकता है, ठीक है। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑप, मतलब 5-6 तो बहुत हद हो गई इसमें, बहुत लास्ट है। हाँ हाँ, वुड स्प्रेड, हाँ राम जी, वुड स्प्रेड। इसमें ध्यान रखिए, देखिए 2 कार्बन है, 1 2 तो एथेन। तो आपको बस ये करना है, इसमें आप 6 नाम तक याद कर लीजिएगा, 6 नाम कर लेंगे इसमें हम। देखिए, 1 है तो मैथेन, 2 है तो एथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, ठीक है। बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है। 5-6 तक कर लीजिएगा, काफी है आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से। हाँ, कौन सा वो, एक्चुअली वो वुड स्प्रेड जो है वो उसका रूरल नाम, रूढ़िवादी नाम बोल सकते हो आप, मतलब जो पुराने टाइम से चला आ रहा है उसको नाम दे दिया। खास प्रिंट स्प्रिट से वो मिलता है, इसलिए उसको नाम दे दिया, ठीक है। हम मेन जो पढ़ेंगे वो आईयूपीएससी में आपको इस फॉर्मेट में चलना है, ठीक है। तो आज हमने, हाँ हाँ, वो ट्राइबल नेम जो पहले से चला रहा है, हाँ। क्वेश्चन कैसा है, मैं वही बता रहा हूँ पूनम जी, जैसे हमने
ये देखा, आपको ये जैसे 4 कार्बन दे देगा, पूछेगा ये क्या है, एन ब्यूटेन है, प्रोपेन है। और इससे पहले जब मैंने आपको ग्रुप्स करवाए थे, कार्बोक्सिलिक करवाया था, एल्डिहाइड का करवाया था, उसमें से वो स्ट्रक्चर दे देगा, पूछेगा बताइए क्या है, कौन से ग्रुप का है, एल्डिहाइड का है, कीटोन का है, कार्बोक्सिलिक का है। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। कोई ऐसा नहीं है कि आपसे बनवा लेगा कि 2 3 4 प्रोपल ब्यूटेनाइन का स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देखना है। इसका एक पार्ट कल हम और करेंगे, कल इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। आप सभी एक बार इसको रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। जहां जिसको प्रॉब्लम लगे डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। ये चैप्टर मैं फिर कह रहा हूं, ये हमें लगता है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हमें ये करना है। आप एक बार इस वीडियोस को जब यूट्यूब पे भी ये जाएगा तो हम एक बार देखिएगा कि क्या बताया जा रहा है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, टफ था ये तो। अभी ऐसा हमें लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद आप लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कल की क्लास में एक बार और इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तब तक के लिए आप लोग आपका बहुत सारा ध्यान रखिए, मिलते हैं कल फिर। तब तक के लिए गुड नाइट आप सभी को, गुड नाइट, आपका बहुत सारा ध्यान रखिएगा, ओके।